चलिए नमस्कार सभी को। दूसरे वीडियो में इस दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे पी एंड एल स्टेटमेंट में ही कुछ चीजें और जो हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं किया था। ना पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था उसको एक छोटा सा एक रिकैप करेंगे 1 मिनट का। और इसके बाद हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, हम स्क्रीन शेयर करते हैं और देखते हैं हमने क्या सीखा था पिछले वीडियो में, और कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम लोग चेक करते हैं। तो पिछली वीडियो में ही हम लोगों ने सीखा था EBITDA के बारे में, है ना। EBITDA क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें से हमने अमोर्टाइजेशन को हमने माइनस कर दिया था। तो अमोर्टाइजेशन को जब माइनस किया हमने तो EBIT मिला था हमें। और फिर इसमें से हमने डिप्रिसिएशन को माइनस किया तो हमें EBIT मिला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे तो फिर हमने टैक्स को माइनस कर दिया तो हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट मिल गया। और जब फिर इंटरेस्ट पे करने के बाद जो बाकी बच गया हमारे पास में, वो हो गया हमारा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिखता है पी एंड एल स्टेटमेंट को जब हम लोग देखते हैं तो। ठीक है, कोई भी पी एंड एल स्टेटमेंट को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आपको यहाँ पर दिखेगा, है ना। इन रेशियोज को कैसे लाना है यहाँ पर, इसके बारे में मैंने बात किया था पिछले वीडियो में भी। या एडिट रेशियो में जाके आपको जो जो रेशियो चाहिए उन रेशियोज को आप टिक कर देंगे। टिक कर देने से वो रेशियोज आपके ऐड हो जाते हैं और ऐड होने के बाद उसको सेव कर देंगे, है ना। जो रेशियो आपको चाहिए वो रेशियो आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कुछ बेसिक रेशियोज हैं जो हमें समझना भी चाहिए और हमारे सामने स्क्रीन पर वो रेशियो दिखना भी चाहिए, ताकि फर्स्ट लुक में ही हम कंपनी को एनालाइज कर पाए जो हमें इसके साथ में रहना है या इसके साथ में नहीं रहना है। जो सेकेंड चीज हमने कवर किया था वो था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? तो इबिट को हम लोग इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं तो एक जो रेशियो निकल के आता है दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि यही ये बताता है आपको जो कंपनी की क्षमता इंटरेस्ट पे करने की है या नहीं है। तो बेसिकली हम लोग जो फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर में। रेवेन्यू मीन्स सेल्स, है ना, कंपनी का। और जो दूसरा हम फोकस करेंगे वो हम करेंगे पैट के ऊपर में। तो रेवेन्यू हमें दिखता है टॉप लाइन में और पैट दिखता है हमें बिल्कुल बॉटम लाइन में। तो हमारा फोकस कहाँ होता है? टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन के ऊपर। जो सेल्स दिखते हैं आपको यहाँ पर, यहाँ दिखता है टॉप लाइन के अंदर में। और जो आपको नेट प्रॉफिट दिखता है, जो पैट दिखता है, वो आपको दिखता है यहाँ पर बिल्कुल बॉटम लाइन के अंदर में। अब एक सवाल यहाँ पे आता है, जो ये पैट जो है, पैट होना कितना चाहिए, है ना। पैट को निकाल कितना होना चाहिए किसी भी कंपनी को, हम कैसे समझें जो कंपनी अपने मेन बिजनेस से ही प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इसका तरीका है पैट को निकालने के लिए, आप जितना ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कंपनी का, ठीक है, इसके ऊपर में आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहला चीज तो, है ना। जो रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है मीन्स सेल्स कितना जनरेट कर रहा है। जितना सेल्स जनरेट किया है ना, सेल्स को आप देखेंगे जो इसका कितना परसेंट आपका प्रॉफिट हो रहा है। अगर सपोज सेल्स मेरा 100 CR का है तो इसका कम से कम 15% का मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपनी में आपको ये दिखे जो
यहाँ पर आप देखिए सेल्स यहाँ पे 403 करोड़ का है ना, जबकि नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे 434 करोड़ का दिख रहा है। तो अब ये हमारे लिए एक अलार्मिंग टाइप हो जाता है, आखिर ये पैसा कहाँ से आया। अगर आप इस स्टेटमेंट के अंदर में देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 118 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक अदर इनकम है। ठीक है, इस अदर इनकम आप देखेंगे तो कहाँ से आएगा अदर इनकम। अदर इनकम नॉर्मल ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, हमने पहले वीडियो में हमने बात किया था जो इंडिया में जो हम लोग अकाउंटिंग का सिस्टम यूज करते हैं दैट इज एक्रूअल बेस्ड सिस्टम है। और जब एक्रूअल बेस्ड सिस्टम कोई होता है तो उसको इजीली मैनिपुलेशन भी उसके अंदर भी किया जा सकता है ना। अदर इनकम में एडजस्टमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, कई तरह के एडजस्टमेंट्स भी होते हैं जो अदर इनकम में दिखाए जाते हैं, है ना। तो हमें इस चीज के ऊपर में फोकस कम रखना है, अदर इनकम के ऊपर में। अदर इनकम पे हमें ध्यान ज्यादा नहीं देने की जरूरत है। ठीक है, हाँ आपके दिमाग में एक बार केवल ये चीज आनी चाहिए, जो कंपनी का जितना सेल्स हुआ है प्रॉफिट का भी ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कौन सी कंपनी थी ये? ठीक है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन था। कोई भी कंपनी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिसेंट का ही अपना एक स्टॉक है, मैं उसको ले लेता हूँ। एरोफ्लेक्स काफी अच्छा मूव भी मिला है इसके अंदर में हमें। ठीक है, इसके अगर हम देखने जाएंगे तो देखिए सेल्स कितना हो रहा है। ये क्वार्टरली बेस में दिखा रहा हूँ आपको। सेल्स 126 करोड़ का। और आप प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर 18 करोड़ का हो रहा है ना। तो सेल्स का हमने बात किया जो 15%। अगर सर्विस कंपनी है, सर्विस सेक्टर में काम करती है, तो कम से कम 15% का सेल्स का 15%। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 8 से 10% आपको रखना है सेल्स का। तो उसको हम ये मानते हैं, अगर सेल्स का 15% या 8-10% जो भी जैसे कंपनी है, ये कंपनी के नेचर के हिसाब से, वर्क के हिसाब से थोड़ा सा ये डिफरेंस भी करेगा। ठीक है, तो हमारा एनालिसिस भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। इसको हम लोग कवर करेंगे आगे कैसे देखना है। अभी सिर्फ बेसिक रेशियोज को हम लोग समझ रहे हैं, तो अभी के लिए आप इतना समझिए। जो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सेल्स का 8 से 10% पैट आपको मिलना चाहिए। और अगर सर्विस कंपनी है तो आपके सेल्स का 15% कम से कम उसका पैट मिलना ही चाहिए। और अगर ये पैट नहीं मिल पा रहा है तो हमारे लिए वो अलार्मिंग है, जो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। ये रीजन है जो इबिडा की जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था जो इबिडा बेस पर कंपनी आजकल बोलना स्टार्ट कर दी है तो हम प्रॉफिटेबल हो गए। लेकिन एक्चुअली कंपनी वास्तव में प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये आपको समझ में आएगा उसके पैट से ही। तो एबिटा पर हमारा ध्यान फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एबिटा को एक दूसरे लैंग्वेज में बोले तो किसी एक अच्छे इन्वेस्टर ने, एक बड़े इन्वेस्टर ने एबिटा को बुलशिट अर्निंग भी बोला हुआ है। तो ऐसी अर्निंग पर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं जो रेवेन्यू में क्या ग्रोथ चल रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉफिट में क्या ग्रोथ चल रहा है। तो जब हम लोग ये दोनों ग्रोथ की हम बात करते हैं तो एटलीस्ट ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होना चाहिए मतलब साथ साथ दोनों को चलना जरूरी है। अगर ये दोनों साथ साथ नहीं चल रहा, कई बार क्या हो देखेंगे आप, अभी जस्ट पीछे के एग्जांपल में हमने देखा जो सेल्स कम था उस कंपेयर टू प्रॉफिट, है ना। अभी सेल्स का ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, बट प्रॉफिट का ग्रोथ ज्यादा, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो वो हमने वहां देखा भी, जो वो ग्रोथ हमें अदर इनकम कैटेगरी से मिला, जिस पर कि हमें फोकस नहीं रखना होता है। तो हमें अलार्मिंग हो जाता है अपने लिए। हमें वहां पर थोड़ा सा ये अवॉइड करना है इन चीजों को। हमें ध्यान रखना है जो सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ साथ साथ चले। कितना चले, तो एटलीस्ट 12 से 13%। कोई भी कंपनी है एटलीस्ट, आप एक सिंपल सा एक मैं बात बताता हूँ। बड़ा फेमस कंपनी है ना, हम सब जानते हैं टाटा मोटर्स।
हम सभी लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में। आप इस कंपनी का अगर आप सेल्स देखने के लिए जाएंगे, प्रोमोटर सी है। ठीक है, आप सेल्स देखने के लिए जाएंगे, देखिए सेल्स काफी अच्छा है, बड़े बड़े सेल्स की फिगर देखेंगे, है ना। कंपनी प्रॉफिट में है क्या? प्रॉफिट में भी है कंपनी। लेकिन अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर में आप जाओगे, ठीक है, अभी यहाँ पे ये डाटा अच्छे से दिखा नहीं रहा है, दूसरी कंपनी लेते हैं, टीसीएस लेते हैं। ठीक है, आप सेल्स देखिए टीसीएस के अंदर में, आप देखिए सेल्स कितना आ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेस पे सेल्स देखिए कितना बढ़िया है ना। 2,67,000 करोड़ का सेल्स हो रहा है। एंड क्या प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी? तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा जनरेट कर रही है। लेकिन जब इसका हम सेल्स ग्रोथ देखने के लिए जाते हैं, तो लास्ट 10 ईयर्स में इसका सेल्स ग्रोथ है 9%, लास्ट 5 ईयर्स का है 10% का सेल्स ग्रोथ है। अब मुझे एक चीज बताइए, सिंपल गवर्नमेंट बॉन्ड में भी अगर मैं जाके अपने पैसे को डाल दूं, तो 8% 9% तक हमें मिल जाता है, और वहां हमारा कोई रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे में सिर्फ 1 या 2% के ग्रोथ के लिए अपने पैसे को डालना, अपने पैसे को रिस्क में ले जाना, क्या ये सही होगा? क्या ऐसी कंपनी पर हमें फोकस करना चाहिए? तो एक सिंपल सा एनालिसिस अगर आपको ये समझ में आ रहा है, जो कितना होना चाहिए मिनिमम ग्रोथ सेल्स एंड प्रॉफिट का, 12 से 13% एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना भी नहीं ग्रोथ दे पा रहा है, तो मैं रिस्क लेने के लिए क्यों जाऊं ऐसी कंपनी? तो कई सारी कंपनियों को आप यहीं से आप रिजेक्ट कर देंगे, और जब यहीं से इसका रिजेक्शन हो जाएगा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाएंगे। ऐसे स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए बेहतर हो सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर नहीं होंगे। वेर एज कंपनी इज प्रॉफिटेबल, है ना, कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रही है, और बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी कंपनी कर रही है, देखिए कंटिन्यूस है इसका प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी बड़े बड़े प्रॉफिट है ना। डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है, डिविडेंड्स के ऊपर भी मैं आऊंगा आगे, है ना। बहुत ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग, हमारा फोकस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही है। ठीक है, एक और चीज है इंपॉर्टेंट, जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है ना, पैट के बाद, दैट वो होता है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे कैसे, क्या फॉर्मूला है इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने का? तो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने का जो फॉर्मूला होगा, वो आपका होगा कंपनी कितनी प्रॉफिट कर रही है ना। इस प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे इसके रेवेन्यू से। रेवेन्यू मीन्स सेल्स से, है ना। इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे, और ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई का साइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग करिएगा ड्राइंग में। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर आता है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, और इसको हम लोग, इस नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये आपको रेशियोज के अंदर में भी देखने के लिए मिल जाता है। एनपीएम लास्ट ईयर, ये मैंने लास्ट ईयर का एनपीएम लिया हुआ है कंपनी का।
है ना। इसको हम लोग ईयर एंड ईयर बेस पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला यही है, प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी ईयर्स का हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक्सेल सीट पे इन चीजों का मेहनत करना पड़ेगा। एटलीस्ट लास्ट 7 ईयर्स का आप ये निकाल के देख लेंगे, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका इंक्रीजिंग है या नहीं है। है ना। कुछ मैनुअली करेंगे तो कुछ आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और इसी बहाने कई सारी कंपनियों के थ्रू आप जाएंगे भी। अब ये नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी बात आती है, ये कितना होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कितना हो। तो प्रॉफिट मार्जिन जितना अच्छा होगा, जितना बढ़िया होगा, जितना बड़ा नंबर होगा, वो कंपनी उतनी अच्छी होगी। प्रॉफिट मार्जिन अगर कम रहेगा तो वो कंपनी हमारे सिलेक्शन लिस्ट से बाहर होगा। स्टैंडर्ड क्या है? तो स्टैंडर्ड फिर से वही स्टैंडर्ड है जो सर्विस कंपनियों के लिए हम एटलीस्ट 15% का हम मार्जिन हमें होना मिलना चाहिए। और अगर मैन्युफैक्चरिंग में है, जैसे आज की डेट में अपने मार्केट के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम कंपनियां हैं, इतने इतनी नहीं है, मुझे लगता है शायद 30% 40% कंपनियां होंगी जो मैन्युफैक्चरिंग की है, जो लिस्टेड है। तो ऐसे कंपनियों के लिए फिर हम 8 से 10% का प्रॉफिट मार्जिन भी काफी है ना। कई बार होता है जो हम एक ऐसे स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं जिस वो जिस सेक्टर में, जिस फील्ड में काम कर रही है, उस फील्ड में उसके कई सारे कंपटीटर हैं। तो ऐसे में प्रॉफिट मार्जिन का प्रेशर उनके ऊपर में काफी बड़ा होता है। और ये प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज जो होता है कई बार डिपेंड करता है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग वाले जो कंपनीज होती है उनमें रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट में भी कभी वेरिएशन होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे लाइक अभी जो वार का सीन चल रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी जरूरत है कंपनियों को, लेकिन वो मिल भी रही है तो या तो कम मिल रही है या बड़े कॉस्ट पे मिल रही है। तो ऐसे में इनका कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और जब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो इनका प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज कम होता है। तो हमें इन चीजों को देखना होगा। और ये सीन एवरी ईयर्स नहीं होगा। और जब ये सीन एवरी ईयर्स नहीं होगा तो इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए 7 ईयर्स का डाटा हम लोग लेते हैं, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो तो एडजस्टमेंट हो जाए। ऐसे कंपनी, मान लो मार्केट में एक बुल रन चल रहा है और बुल रन में भी अगर अपने प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज को इंक्रीज नहीं कर पा रही है, तो जब बियर वाला फेज आएगा मार्केट का, तो उस कंपनी का क्या हाल होगा। तो हमें प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर में फोकस करने की जरूरत है ना। तो हम कंक्लूड करें अगर, जो पी एंड एल स्टेटमेंट के अंदर में हम लोगों को क्या चीज देखना है, तो हमें सबसे पहला चीज देखना होता है सेल्स, है ना। दूसरा चीज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। एबिट की अभी हम बात भी नहीं करेंगे, है ना। एबिट को आप दिमाग से निकाल लीजिए, वो बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था। एबिटा को, इसको यूज हम नहीं करेंगे। कंपनी, जो कंपनी एबिटा की बेसिस पे बात करती है, ऐसी कंपनियों को हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाके एनालिसिस करेंगे, है ना। क्योंकि बोला जाता है जो गॉड एंड डेविल, ये दोनों डेप्थ एनालिसिस में ही जाके मिलते हैं। ठीक है। देन जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो हम ध्यान रखेंगे उसका, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसा चल रहा है कंपनी का। और जो चौथा चीज है वो हम लोग यहाँ पर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे। तो सेल्स ग्रोथ कैसा चल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है। अगर ये 12-13% से भी कम चल रहा है तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे। जहां पर अच्छा ग्रोथ मिल रहा है हम वहां करेंगे। और सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ ये दोनों साथ के साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है जो सेल्स में ग्रोथ है नहीं और प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ जा रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार? सेल्स का मतलब होता है कंपनी का जो मेन बिजनेस है। जो मेन बिजनेस है, प्रॉफिट अगर वहां से आएगा तो ऐसी कंपनियां हमें लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करता हुआ दिखता है। और अगर मेन बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, लाइक अदर इनकम, है ना, जहाँ पर कुछ आराम से मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है, अगर ऐसी जगह से
पैसा दिखा के कंपनी को प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल बिजनेस को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अदर इनकम जो है, इस पर हमें फोकस नहीं देना है। उसके बाद जो ध्यान रखना है आपको, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, जो इंटरेस्ट जो है ये लिमिट में है या नहीं है। ठीक है। डेप्रिसिएशन, amortization, इसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, इस चीज को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है हर एक वीडियो में। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, इनका आप एक चेकलिस्ट बना लो, है ना। चेकलिस्ट रहेगा आपके सामने में, तो आपको कंपनियों को एनालिसिस करने में अच्छा रहेगा। तो चेकलिस्ट में आपको सेल्स रखना है, प्रॉफिट रखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को रखना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन को रखना है ना। इतनी सारी चीजों को आप रखेंगे, और थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखेंगे, जो सेल्स कैसा चल रहा है, उसके प्रॉफिट कैसा चल रहा है, क्या दोनों साथ में चल रहे हैं या दोनों अलग अलग दिख रहा है मुझे, क्या जो ग्रोथ है इस कंपनी का, वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लायक ग्रोथ है या नहीं है। 8-9% अगर हमें गवर्नमेंट बॉन्ड से मिल सकता है, तो 10% की ग्रोथ के अगर कोई कंपनी का हो रहा है लास्ट 7 ईयर में, 10 ईयर्स 10% के रेट से अगर कोई ग्रोथ कर रहा है, ऐसी कंपनियों में हम पैसा क्यों डालें, है ना। बेसिक चीज अभी हम लोग बात कर रहे हैं, डिटेल्स और भी आएंगे आगे जाके, है ना। जब हम लोग थोड़ा थोड़ा डेप्थ के में जाना स्टार्ट करेंगे, जो कई बार ये नंबर्स हमें यहाँ नहीं दिख रहे होते हैं, बट वो नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी भी होती है, कैसे आती है ये सब भी आगे आएगा पार्ट में, है ना। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे, और बैलेंस शीट के बाद हम लोग चलेंगे फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर में। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बेसिक, ये थोड़ा सा बेसिक से मैं थोड़ा आगे जाके मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा लिटिल बिट इंटरमीडिएट टाइप आप बोल सकते हैं। अगर इतनी भी अंडरस्टैंडिंग आपने बना लिया, तो कई सारी कंपनी को आप यहीं से हटा देंगे अपने इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही होगा। नमस्कार सभी को। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ डाउट हो तो इस जो पहले वाला वीडियो वीडियो है उसे देख लें, उसके बाद सीक्वेंस में इस वीडियो को देखिए। कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा आप लोग, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनका भी नॉलेज एनहेंस हो। धन्यवाद सभी को। नमस्कार।